नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 9 समास का अध्ययन करेंगे। समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना है। समास का मतलब होता है छोटा करना, शब्दों को कम करना, संक्षेप में करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, यानी दो या दो से अधिक जहाँ शब्द है उनको मिला करके छोटा कर दिया जाता है या कम शब्द कर दिए जाते हैं, उस मेल को या उस संयोग को समास कहते हैं। और इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह जो उन शब्दों के साथ होते हैं, शब्दों के बीच में होते हैं, उनका लोप हो जाता है। मतलब समास बनाते हैं तब उन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, और जब हम समास विग्रह करते हैं तब वे विभक्ति चिन्ह और जो अतिरिक्त शब्द थे वे वापस हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। जो बहुत ही निष्णात और विद्वान साहित्यकार होते हैं ना, उनकी भाषा शैली ऐसे ही सामासिक ही होती है। कम शब्दों में वे बहुत विस्तृत और सारगर्भित बात करते हैं। आपकी भी अगर अध्ययन और स्वाध्याय की आदत होती है और व्याकरण के सभी बिंदुओं या विषयों की जानकारी हो जाती है आपको, तो अपने जो आप निबंधात्मक प्रश्न करते हैं ना परीक्षा में, उनके उत्तर विस्तार से देते हुए भी सामासिक भाषा शैली से थोड़ा सा कम करके भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि अध्यापक आपके जवाब से संतुष्ट हो जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है और कम शब्दों में भी अपनी बात कहना जानता है ना। छात्रों में लेकिन आजकल के छात्रों में इतना अध्ययन करने की आदत ही नहीं है। पाठ्य पुस्तक ही पूरी नहीं पढ़ते हुए तो उसके अलावा तो और क्या पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप पाठ्य पुस्तकों के अलावा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे तो भाषा पर अपने आप आपका अधिकार होता चला जाएगा। आप खुद में परिवर्तन महसूस करेंगे कि मैं पहले कैसा लिखती थी या लिखता था और अब कैसा लिखता हूँ या लिखती हूँ। ये बात समझ में? तो आपको थोड़ी अध्ययन की आदत डालिए, मैगजीन्स पढ़ने की आदत डालिए और खूब अध्ययन कीजिए। जो भी भाषा आपको अच्छी लगे उसका अध्ययन कीजिए, है ना। हिंदी पढ़ रहे हैं हम अभी, तो मैं हिंदी की ही बात करूँगी कि आप खूब हिंदी की पत्र पत्रिकाएँ पढ़िए, अपनी पाठ्य पुस्तकों को भी अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है ना। समास के द्वारा कहने का मतलब ये नहीं होता कि हम कम कर रहे हैं तो बात ही कम कर दी। बात तो वही है पूरी, लेकिन उसे हम कम शब्दों में व्यक्त करते हैं और पूरी बात व्यक्त करते हैं। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने मध्य की विभक्तियों का लोप करके छोटा स्वरूप बनाते हैं, उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। और समास का उद्भव इसीलिए हुआ है कि अर्थ को, विस्तृत अर्थ को भी हम कम से कम शब्द में कैसे कह सकें। जैसे दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात एक समस्त शब्द किया जा सकता है। जैसे दिन और रात ये तीन शब्द हैं, उनको हम संक्षिप्त कैसे कर सकते हैं। और को हटा दिया और बोल दिया हमने दिन रात, और की जगह यहाँ एक विभक्ति चिन्ह लग गया, है ना। तो ऐसे तीन शब्दों के स्थान पर दो शब्द लिख दिए। ऐसे कई शब्दों के स्थान पर हम कुछ छोटा शब्द करके सामासिक शब्द लिख सकते हैं, ताकि उसमें अर्थ तो वही रहे लेकिन हमारे शब्द कम पड़ जाएं। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। तो जब विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, विभक्तियों का लोप हो जाता है या अनावश्यक शब्दों का लोप करके हम जो पद बनाते हैं वह तो सामासिक पद होता है। और सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। और जब हम सामासिक शब्दों का विग्रह करते हैं, मतलब उनको वापस पूर्व रूप में लौटाते हैं, तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। उनमें जो शब्द या विभक्ति चिन्ह होते हैं वे सब वापस सामने आ जाते हैं। जैसे धन संपन्न, ये एक सामासिक शब्द है। धन संपन्न, समस्त पद का विग्रह क्या होगा, धन से संपन्न। यानी धन से संपन्न जो शब्द थे तीन, उनको हमने दो में कर दिया, धन संपन्न बना दिया, तो ये हो गया सामासिक शब्द। और जब हमने इसका वापस विग्रह किया तो फिर आ गया सामने धन से संपन्न। रसोई घर, रसोई घर समस्त पद का विग्रह रसोई के लिए घर, यानी रसोई के लिए घर जब हम कहते हैं चार शब्द है, उनका हमने एक शब्द बना दिया रसोई घर, तो ये तो हो गया सामासिक शब्द या सामासिक पद। हमारी ज़्यादातर आदत शब्द बोलने की होती है ना, लेकिन व्याकरणिक
दृष्टि से एकदम शुद्ध इन्हें पद कहा जाता है। तो और उसका वापस विग्रह किया तो आ गया रसोई के लिए घर। तो ये हुआ समास, है ना, ये हुई सामासिक प्रक्रिया। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। मतलब पूर्व पद माने पहले वाला पद या पहले वाला शब्द, और दूसरा पद यानी बाद वाला, मतलब उत्तर पद यानी बाद वाला, सामने वाला दूसरा शब्द। अब जैसे नीचे आपको सारणी में दिए गए हैं समस्त पद, फिर पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। समस्त पद है पूजा घर, है ना, ये सामासिक शब्द है, मतलब आपका सामासिक पद है। इसका पहला पद हुआ पूजा और दूसरा पद है ना उत्तर पद हुआ घर। और समास विग्रह क्या हुआ, पूजा के लिए घर, ये विग्रह हो गया। मतलब आपके सामने पहले ये शब्द थे पूजा के लिए घर, और इसको संक्षिप्त करना है तो आपने बना दिया पूजा घर। तो ये हो गया सामासिक शब्द और ये हो गया सामासिक समास विग्रह, और ये पहला शब्द और बाद का शब्द। ठीक है, ऐसे ही माता पिता, माता और पिता इसका समास विग्रह है। माता पहला शब्द है, पहला पद है, और पिता बाद वाला उत्तर पद है, और समास विग्रह माता और पिता, और उसको हमने सामासिक बनाया माता पिता। ऐसे ही नवरत्न, नवरत्न का पहला पद है नव, उत्तर पद यानी बाद वाला पद है रत्न, और इसका विग्रह होगा नौ रत्नों का समूह। तो जब नौ रत्नों का समूह कहा जा रहा है तो हमने उसका समास बना दिया नवरत्न। हस्तगत, हस्त पूर्व पद, उत्तर पद गत। हस्त मने हाथों में, गत मने गया हुआ, हस्त में गया हुआ, ये समास विग्रह है और इसका सामासिक पद हुआ हस्तगत। तो आपको समास और समास विग्रह की बात समझ में आ गई होगी, है ना, कि समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, किनका लोप होता है, और वापस कैसे हम उसका विग्रह कर पाते हैं या कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। मुख्यतः समास के चार भेद होते हैं। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं। मतलब जिन दो शब्दों में, जिन शब्दों से हम समास की मतलब सामासिक शब्द बनाते हैं, है ना, तो वो जो सामासिक शब्द होते हैं उनमें दो पद हो जाते हैं। तो उनमें कौन सा शब्द प्रधान है, कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद गौण है, इस आधार पर ये भेद किए गए हैं। मुख्यतः जो चार भेद किए गए हैं। जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अभी आप जब हम भेदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि पहला पद प्रधान कैसे है या दूसरा पद प्रधान कैसे है। तो जिस समास में पहला शब्द या पहला पद प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है, और जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई अन्य ही अर्थ प्रधान हो जाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आई बात समझ में। तत्पुरुष के वापस दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये आप पढ़ोगे तत्पुरुष समास तब समझ में आएगा कि कर्मधारय और द्विगु समास क्यों इनके दो भेद किए गए, क्योंकि विभक्तियों के आधार पर। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो हम एक साधारणतया हम ये कह सकते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, और कौन सा बच गया, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब हम पहला पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। जैसा कि इस नाम से ही पता पड़ रहा है, अव्ययी भाव समास, जो अव्यय का भाव दे, है ना, अव्यय का भाव दे। अव्ययी और अव्ययी शब्द होते हैं, जो सामासिक शब्द अव्ययी होते हैं, अव्यय का भाव दे, वह कहलाता है अव्ययी भाव समास। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है, नहीं परिवर्तनशीलता का अभाव होता है। अव्ययी शब्द क्या होते हैं आपने पढ़े ना पहले, जिनमें रूप मतलब अव्ययी शब्द या अव्ययी पद वे कहलाते हैं जिनमें रूप लिंग कारण किसी भी वजह से परिवर्तन नहीं होता है, वह शब्द वही रहता है, परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तनशीलता का अभाव होता है। और उस अव्यय पद का रूप मतलब उसका जो रूप होता है वह लिंग वचन कारक किसी भी कारण से नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, और पहला पद प्रधान क्यों होता है, क्योंकि वह अव्ययी होता है या संस्कृत का उपसर्ग होता है। तो संस्कृत के जो उपसर्ग युक्त पद होते हैं वे भी अव्ययी भाव समास ही कहलाते हैं, और जिनका पहला पद या पूरा पद भी अव्ययी होता है वे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अब देखिए समस्त पद, जैसे सामासिक पद, समस्त पद माने सामासिक पद या सामासिक शब्द। यथाशक्ति, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार।
तो शक्ति के अनुसार कहने के लिए हमने बोला यथाशक्ति। तो यहाँ यथा जो है वह उपसर्ग भी है और अव्ययी शब्द भी है, और ये दोनों ही पद मिलकर के, दोनों शब्द मिलकर के जो सामासिक शब्द वह पूरा अव्ययी भाव समास हो गया। अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो गया यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, और उसके लिए हमने लिखा यथाशक्ति, ये यथा उपसर्ग है। यथा समय, समय के अनुसार, उसका सामासिक पद हो गया यथा समय। प्रतिक्षण, हर क्षण, प्रतिक्षण माने प्रत्येक क्षण या हर क्षण। यथा संभव, जैसा संभव हो, है ना, संभव हो वैसा। आजीवन, जीवन भर, भर पेट, पेट भर कर। तो ये जो सब पहले पद हैं वे उपसर्ग हैं, यहाँ उपसर्ग है और वे अव्ययी शब्द भी हो रहे हैं, है ना। दोनों शब्द मिलकर जो हो रहे हैं वो अव्ययी पद बन रहे हैं। आजीवन में आ उपसर्ग है, जीवन भर, भर पेट में भर उपसर्ग है, भर पेट। आ जन्म, जन्म से लेकर। आ मरण, मरने तक। प्रतिदिन, प्रतिदिन, हर दिन। बेखबर, बिना खबर के। तो ये जो इनमें पहले शब्द थे, पहले पद जो हैं दोनों, दो पद करेंगे आप, समस्त पद के दो पद होते हैं, उसमें ये पहला पद प्रधान था और पहला पद अव्ययी भी था। आई बात समझ में? तो ये हुआ हमारा अव्ययी भाव समास। अब इसमें अपवाद, हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्ययी नहीं होता परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वहाँ भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। मतलब क्या होता है, एक तो ये हो गया कि संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग होते हैं, पहला पद उपसर्ग होता है, संस्कृत का भी होता है, हिंदी का भी हो सकता है, और वे परिवर्तन रहित होते हैं, मतलब परिवर्तनशीलता का जिनमें अभाव रहता है। लेकिन एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है और दोनों ही शब्द मिलकर के भी अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। अब जैसे नीचे देखिए, घर घर, घर शब्द की पुनरावृत्ति हुई और बन गया घर घर। अर्थ हुआ घर के बाद घर, घर घर माने हर घर के बाद दूसरा घर, तीसरा घर, घर के बाद घर, घर घर, हर घर, है ना। तो यहाँ अव्ययी भाव समास हुआ। रातों रात, रात ही रात में, रात की रात में कोई काम हो गया तो हम कहते हैं रातों रात काम हो गया, या घर घर जाकर के ये बात कहनी है। तो ये जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास है, क्योंकि वे दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे हाथों हाथ, बार बार, लूटम लूट, लूटम लूट मैंने खूब लूट के बाद लूट मचा रखी है। हाथों हाथ, हाथों हाथ काम हो रहा है, इस हाथ के बाद उस हाथ ने, उस हाथ के बाद उस हाथ ने काम किया और काम हो गया, बार बार हो रहा। तो ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के जो भेद हैं और तत्पुरुष समास वगैरह वह हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आप ताकि ये जो हमने समास की परिभाषा और समास को समझा है और अव्ययी भाव समास समझा है उससे आप अच्छे से समझ लें। वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।